हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या ये कहें कि भारत के संविधान की इस सीरीज़ का यह पहला भाग। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन भारत के संविधान का देखा था। आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कई मूल रूप से परिवर्तन किए गए हैं। खास करके 42वें संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया है और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के हमारी जो विशेषताएं हैं उसमें से यह है कि हमारे देश का जो संविधान है वह लगभग सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद हैं और इसके बाद जो हमारा भारत का संविधान है इसमें बहुत सारे संविधान से कई बातों को स्रोत के रूप में लिया गया है। जैसे कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो भाग 4 में संविधान में वर्णित है वह आयरलैंड से लिया गया है। भारत का जो संविधान है वो संघीय ढांचे पर कार्य करता है। यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका का बहुत बड़ा पृथकीकरण है। और कार्यपालिका विधायिका की क्या पृथकीकरण है और भारत के संविधान के भाग 4 में न्यायिक नीति निदेशक तत्व को लेकर के जो यह कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी परिवर्तन हो, उसमें दूरियां हो, उसमें पृथकीकरण हो, इस बात का सरकार ध्यान रखेगी। इन सभी के बाद जो भारत का संविधान है इसमें आपातकालीन परिस्थितियों की भी बात की गई है कि आपातकालीन परिस्थिति में संविधान किस तरीके से कार्य करेगा। भारत का संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वह भारत शासन अधिनियम 1935 है। फिर संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, यह सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका का पुनर्लोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से कोर्ट यह देखती है कि कोई कानून जो है वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। अनुच्छेद 368 इसका मुख्य अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह शक्तियाँ हैं। यह सभी संविधान में हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व और उसके सिद्धांत लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है, राज्यसभा में जो नामांकन की सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था है, यह सभी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया है और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बाद समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। यह क्या है, तो जब हम यह देखते हैं कि भारत के संविधान में जब हम यह कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वह संघीय ढांचे के आधार पर है, फेडरलिज्म के आधार पर है, यानी कि जो शक्तियाँ होंगी वह केंद्र और राज्य के स्तर पर बटी होंगी। केंद्र और राज्य के स्तर पर बांटने के लिए कौन से विषय वस्तु को लेकर के कौन सी सरकार कानून बनाएगी, इसकी एक विधिवत व्यवस्था है। और इसे अनुसूची 7 में 3 लिस्ट में, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। इस सूची में ये जो शक्तियां बांटी गई हैं, यह जो समवर्ती सूची है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से भारत के संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था दी गई है उसे लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, खास करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का इस आदर्श को अपने संविधान में हमने सम्मिलित किया है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता को अपनाया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को लिया है और जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सम्मिलित किया है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। 5 प्रकार के राज्यों का स्थापना भारत का संविधान करता है। वह है प्रभुत्व संपन्न, 1, दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, 5वां गणराज्य बनाने की। और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, 3 प्रकार का न्याय देने का वादा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और समता जो है वह 2 चीज़ों की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।
प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? प्रस्तावना के हमारे 4 मूल तत्व हैं। एक, संविधान के अधिकार का स्रोत कहाँ है? प्रस्तावना कहती है संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। भारत की प्रकृति वह यह घोषणा करता है कि भारत राज्य जो होगा वह संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। संविधान का उद्देश्य क्या है? कि अपने समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान क्या प्रमुख उद्देश्य है जो संविधान अपने नागरिकों को देना चाहती है। और इसके बाद संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की इस बात को कहता है। प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्द हैं वह है एक, पहला तो संप्रभुता। भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यह एक संप्रभु राष्ट्र की निशानी होती है कि वह अपने द्वारा लिए गए किसी भी कार्य को अपनी इच्छा अनुसार, अपने फायदे और मुनाफे को देखते हुए, नुकसान को देखते हुए अपना डिसीजन लेगा, अपना न्याय निर्णय करेगा अपने आंतरिक मामलों के लिए और अपने बाहर के मामलों के लिए। ऐसे राष्ट्र जो होते हैं वह संप्रभु राष्ट्र हैं। इसके बाद समाजवादी राष्ट्र है। यह एक कल्याणकारी राष्ट्र है। इसे भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे बहुत ही एक्सप्रेसली 42वें संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ करके बताया गया है। यह एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है, न कि साम्यवादी समाजवाद की बात करता है। पंथ निरपेक्ष शब्द भी भारत के 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। हालांकि इस जोड़ने से पहले भी संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है। इसके साथ ही लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में होगी। जनता सरकार बनाएगी, जनता चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार का अधिकार जो है वह भारत का संविधान के प्रस्तावना से परिलक्षित होता है। इसके बाद गणतंत्र क्या है? गणतंत्र यह है कि हमेशा जो उसका हेड ऑफ स्टेट होगा, जो राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख होगा, जो अधिकारी होगा, वो अनुवांशिक नहीं होगा, वो हेरिडिटरी सिस्टम से नहीं आएगा, वहाँ लोगों का ही चुनाव किया जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना में जो नागरिकों को अधिकार देने की बात हुई है उसमें यह है कि न्याय कैसे दिया जाएगा। तो प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है। एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के द्वारा किया गया है। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेद किए भाव के किया समान व्यवहार, यह हमारे संविधान के मूल अधिकार में दिया गया है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता, लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, यह स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। समता, समाज के किसी भी वर्ण के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध करता है। बंधुत्व, भाईचारे के भावना को बढ़ाने की बात करता है। संविधान का मूल रूप से प्रस्तावना भाग है या नहीं, इस पर बेड़ूबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसलिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, खास करके अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके। लेकिन केशवानंद भारती का जो मामला 1973 में आया, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के नाम से भी जानते हैं, इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन आया था। यह 13 जजेस के द्वारा निर्णय दिया गया था इसका 7-6 से, और इसमें यह कहा गया कि संविधान में परिवर्तन तो किया जा सकेगा लेकिन संविधान का मूल रूप, जो मूल संरचना है, उसे परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इस तरीके से केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को, जो बेड़ूबारी संघ मामले 1960 में दिया था, उसे अस्वीकार कर दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया के मामले में 1995 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। 2 तथ्य उल्लेखनीय हैं। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यह गैर न्यायिक, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दिया जा सकता। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना कितनी है? तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके प्रस्तावना में मूल विशेषताओं में जो प्रमुख मूल रूप से विशेषता है, जैसे लोकतांत्रिक राज्य, संप्रभु राज्य, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, इनको नहीं बदला जा सकता क्योंकि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है। इसे हमें समझना ऐसे चाहिए कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि संविधान में संसद जो चाहे वह परिवर्तन कर दे। 368 में क्या संविधान ने इतनी शक्तियां दे दी हैं संसद को कि संसद अगर चाहे और ये कह दे कि भारत गणराज्य नहीं है, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, या ये कह दे कि भारत अब ब्रिटेन का डोमिनोन है, क्या इतने ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं? तो उत्तर यह है केशवानंद भारती केस में कि नहीं, ऐसे संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 केवल इतनी ही शक्ति संसद को दे
देता है, जिससे संविधान का मूल संरचना नहीं बदलनी चाहिए। संविधान में संशोधन करके आप मूलाधिकारों को भी संशोधित कर सकते हैं, लेकिन वह संशोधन भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कसौटी पे तौला जाएगा कि संविधान की जो मूल संरचना है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के द्वारा अब नहीं किया जा सकेगा। ऐसा हमारे 13 जजेस ने केशवानंद भारती केस में कहा हुआ है। इसके बाद हम संघ एवं इसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना में अभी इतना ही है। इसके अलावा जो प्रमुख प्रश्न आता है वह यह है कि भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम यह जानते हैं कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें विभिन्न स्रोतों से इस संविधान को लिया गया है। इसमें पुराने जो सिस्टम है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जो नए कॉन्सेप्ट आयरलैंड में, जर्मनी इत्यादि में चल रहे थे उसके अनुसार हमारे संविधान में समन्वय है। इसके बाद यह एक सेंट्रिस्टिक, मतलब यहाँ जो केंद्र होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसका झुकाव केंद्र की तरफ होगा, राज्य की तरफ नहीं होगा, ऐसी एक व्यवस्था हमारा संविधान करता है। सरकार यहाँ संसदीय प्रणाली के द्वारा चलाई जाती है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, यानी कि संसद अब जो चाहे वह कानून बना सकती है, लेकिन कोई भी कानून को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे कसौटी पे तौला जाएगा। अगर मूल अधिकारों में भी अनुच्छेद 14 से लेकर के 35 तक के जो मूल अधिकार हैं उसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो मूल अधिकारों में भी केशवानंद भारती केस में यह कहा कि संविधान में संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसका परिवर्तन इतना नहीं किया जा सकता कि मूल संरचना ही बदल जाए। यानी कि किसी भी कानून, जो कोई भी कानून संसद बना रही है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, अगर वह राज्य की परिभाषा में है तो कोई भी रूल रेगुलेशन ऑर्डिनेंस अगर वह बनाएगी या सरकार बनाएगी, राज्य के प्राधिकरण बनाएगा, तो कोई भी कानून मूल अधिकारों का हनन करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह गैर संवैधानिक कहलाएगा। लेकिन क्या होगा अगर अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके ही संविधान को बदला जाए? तो संविधान को भी बदला जा सकता है, मूल अधिकारों को भी बदला जा सकता है, लेकिन कितना बदला जा सकता है? तो उस सीमा तक बदला जा सकता है जिससे मूल संरचना जो भारत के संविधान की है उसकी जो विशिष्टता है वह कहीं से खत्म नहीं होनी चाहिए। वह विशिष्टताओं का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यह हम समय समय पर जब हमारे सामने ऐसी कोई इशू आएगा, कोई समस्या आएगा तो हम उसका व्याख्यान करेंगे। इसके अलावा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को भी दिया गया है। साथ ही साथ राज्य कैसे कानून बनाएगा इसका वर्णन भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में किया गया है। इसके साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एक भाग जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। हमारा राष्ट्र जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह भी इसकी भी बात की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का होगा, साउंड माइंड का होगा, भारत का नागरिक होगा, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। यहाँ हर व्यक्ति का एक मत एक व्यक्ति के लिए निर्धारित किया गया है। ये हमारे संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। एकल नागरिकता का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वह किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक नहीं हो सकता। स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है, यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी जो विधायिका है, यह आपस में ज़्यादा से ज़्यादा पृथकीकरण करने की बात की गई है। कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथकीकरण करने की बात की गई है। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान करता है। और किसी भी प्रकार के दुर्गम से दुर्गम परिस्थिति को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए हमारा संविधान आपातकाल की भी व्यवस्था करता है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा भारत का संविधान त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था करता है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटीज, लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा इत्यादि। थैंक यू।